पुस्तक का नाम दो घिनौने मुफ्तखोर कामचोर। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। परिश्रम के बिना धन आकांक्षा प्रकृति को पसंद नहीं। समुद्र अन्वेषी अंग्रेज कप्तान कुछ वैज्ञानिकों का एक दल लेकर सन 1758 में लंबी समुद्र यात्रा पर निकला था। इसमें उसने इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक के लंबे क्षेत्र के प्रामाणिक नक्शे तैयार किए थे। साथ ही उस बहुमूल्य संपदा का पता लगाने का प्रयत्न किया जो समय समय पर डूबे हुए जहाजों के कारण समुद्र तल में डूबी पड़ी है। एक तूफान में फंस जाने के कारण सन 1770 में ग्रेट बैरियर रीफ के समीप उसने अपने जहाज पर लदी 6 तोपें भी पानी में फेंक दी थी। कप्तान कुक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों में से कुछ गुम हो गए हैं, अस्तु उसके कामों का फिर से सर्वे करना पड़ रहा है। उसने जिस स्थान पर अपनी तोपें फेंकी थी उसी के नजदीक बहुत सी संपत्ति समुद्र तल में होने का संकेत था, अस्तु उस स्थान को ढूंढने का प्रयास नए सिरे से करना पड़ा। पिछले 200 वर्षों में एक के बाद एक खोजी दल 10 बार उस क्षेत्र में गए, पर उन तोपों के डुबोए जाने के स्थान का सही पता न लगा सके। अब फिलाडेल्फिया की प्रकृति विज्ञान एकेडमी के एक खोजी दल ने उस स्थान को ढूंढ निकाला है और 6 तोपें सुरक्षित रूप से प्राप्त कर ली गई है। अब अगला कदम उन स्थानों का पता लगाने का है जहां बड़ी धनराशि मिलने की संभावना है। इस संदर्भ में मिस्क गवर्नर की खोज रिपोर्ट में नए तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। कुछ समय पूर्व नोवोग्रोदोक के एक सैनिक ने अपने बड़े अधिकारी को सूचना दी थी कि एलेक्जानु रोमानोविच नामक एक ग्रामीण के पास प्राचीन वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह है। छापा मारने पर उसके पास सोने की कीमती छड़े, जंजीरें और रत्न जटित अंगूठियां पाई गई। ये वस्तुतः नेपोलियन द्वारा जमा किए खजाने की ही एक अंश थी। शेष खजाना कहाँ गया, इसकी पूछताछ उसी किसान से की गई तो पता चला कि उसके पूर्वजों के समय हुए बंटवारे का आधा भाग पड़ोस के गांव में रहने वाले मूखा नामक व्यक्ति के बाप दादों को मिला था। शायद उसके पास जमा हो। मुखा ने बताया कि महायुद्ध के समय जब गांव खाली करना पड़ा तो वह उन चीजों को एक लोहे के संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ गया था, पर जब लड़ाई बंद होने पर वापस लौटा तब किसी ने उन संदूकों को ही गायब कर दिया था। उसका अनुमान है कि इस धन की जानकारी केवल पैट्रिक को थी और इसे गायब करने में उसी का हाथ हो सकता है। पैट्रिक के साथ पुलिस ने कड़ाई की तो उसने बात स्वीकार कर ली। साथ ही यह भी कहा उसे सुरक्षित रखने में झंझट की बात सोचकर एक पुलिस अफसर को सस्ते मूल्य में बेच दिया था और नकदी ले ली थी। वह पुलिस अफसर कहाँ है यह ढूंढा गया तो पता चला कि वह रूस छोड़कर वारसा में जा बसा है। अब वह ढूंढ खोज यहीं रुकी पड़ी है, आगे का पता नहीं चल रहा है। यदि वह सारी दौलत मिल सके तो रूसी सरकार के दरिद्र पार हो सकते हैं। एक तीसरा खजाना और भी इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। स्पेन का शासन 18वीं सदी के प्रथम चरण में अमेरिका के एक बड़े भाग पर था। उन उपनिवेशों से शोषित संपत्ति निरंतर स्पेन भेजी जाती रही थी। 24 जुलाई 1715 को 15 बड़े जहाज अरबों रुपयों की संपत्ति लेकर हवाना बंदरगाह से स्पेन के लिए रवाना हुए थे। उनमें 116 पेटियां सोने चांदी तथा रत्नों और मोतियों से भरी हुई थी। एक सप्ताह की यात्रा ही वे कर पाए होंगे कि भयानक समुद्री तूफान ने उन्हें धर दबोचा और प्रायः सभी जहाज गहरे पानी में डूब गए। हजारों यात्रियों और नाविकों के अतिरिक्त वह संपदा भी समुद्र के पेट में समा गई।
मुट्ठी भर मल्लाह ही किसी प्रकार किनारे लगे, उन्हीं से दुर्घटना का विवरण विदित हो सका। स्पेन के गोताखोर उस संपत्ति को निकालने का प्रयत्न करते रहे। एक बार कुछ कहने लायक धन निकाला भी गया, पर उसे हमला करके समुद्री डाकू लूट कर ले गए। तब से खोजियों का उत्साह ढीला पड़ गया। फिर भी लहरों के साथ बहकर आने वाले वे सिक्के जो तट की मिट्टी में सने हुए मिल जाते हैं, अभी भी उस लालच को सजीव रखे रहते हैं और प्रयत्नों को मरमर कर जीवित होने की प्रेरणा देते रहते हैं। वेगनर और केल्सो नामक दो साहसी गोताखोरों ने 8 व्यक्तियों की एक व्यावसायिक संस्था बनाकर नए सिरे से प्रयत्न किए हैं। फ्लोरिडा राज्य की सरकार ने अपने क्षेत्र में दबे पड़े इस खजाने को निकालने का अधिकार इस कंपनी को इस शर्त पर दे दिया है कि उपलब्ध धन का 1/4 भाग सरकार को मिलेगा। सन 1967 में प्रथम बार इस स्थान से एक बड़ी राशि निकाली गई। उसमें 60,000 सोने के सिक्के थे। तब से अब तक और भी बहुत कुछ निकाला गया है। इसमें प्रायः 100 किलो वजन की 42 चांदी की सिल्लियां और छोटी 6 किलो वजन की 10 सिल्लियां मुख्य है। जो आभूषण तथा उपकरण निकलते हैं, उन्हें संग्रहालयों द्वारा अच्छे मूल्य पर खरीद लिया जाता है। जो इन वर्षों में ढूंढ निकाला गया है, उसकी तुलना में जो दबा पड़ा है, जो ढूंढा जाना है, वह सैकड़ों गुना अधिक है। एक चौथी घटना और है। उन दिनों अमेरिका नया नया ही बसा था। लगभग सारे ही यूरोपियन देश वहां से दौलत लूट जाने के लिए धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। उन्हीं में से एक दुस्साहसी का नाम था जॉन एवान मार्टिन। उसने सुन रखा था कि ब्राजील के सघन जंगलों में ढेरों सोने की खदानें बिखरी पड़ी है और लोग उन्हें खोदकर अनाप शनाप दौलत बटोर रहे हैं। वह दुस्साहसी युवक भी यह लोभ संवरण न कर सका और उधर ही चल पड़ा। मार्टिन पिछले 10 वर्षों से समुद्री सेना में काम कर चुका था। उसने बहुत देशों और तरह तरह के अनुभव बटोरे थे। जिंदगी मौत की लड़ाई वह कितनी ही बार जूझा था। उससे वह डरा नहीं, वरन दूना साहसी हो गया। ब्राजील से सोना बटोरने का साहस उसने अपने संग्रहित जोखिम उठाने की आदत के अनुसार ही किया था। गोरे लोग ब्राजील के दक्षिणी इलाके में ही खोज करने जाते थे। उत्तरी इलाके में जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। यद्यपि सोना उधर ही अधिक था। कारण यह था कि उत्तरी इलाके में जो आदिवासी बसे हुए थे, वे बहुत ही खूंखार थे। उधर से गुजरने वालों को पग पग पर उनके आक्रमण का सामना करना पड़ता था और अधिकतर मौत के शिकार बन जाते थे। इसलिए उस क्षेत्र में कोई विरले ही जा पाते थे। मार्टिन ने उसी इलाके में जाने का निश्चय किया। आदिवासियों की आदतों और उनसे बचने की तरकीबों का अध्ययन करने के बाद उसने यही फैसला किया कि वह उनसे आंख मिचौनी खेलता हुआ अपना प्रयोजन पूरा करेगा। सो वह थोड़े से कुली साथ लेकर उत्तरी ब्राजील के सघन वनों में घुस ही पड़ा। कई हफ्ते इधर उधर टक्करे खाते फिरने के बाद आखिर उसने वह क्षेत्र ढूंढ ही लिया जहां सोने की छोटी छोटी खदानें बिखरी पड़ी थी। अपने छोटे से साधनों से वह सोना समेटने लगा और 2 महीने के भीतर ही उसने प्रायः 60 पौंड सोना इकट्ठा कर लिया। अधिक इकट्ठा करते जाने की अपेक्षा उसने यह समझा कि जो कमाया है उसे कहीं सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दे और तब आगे की खोज करें। पीठ पर 60 पौंड सोने के भारी थैले लाद कर वह धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ते में यूरटोरी कोका के एक छोटे से होटल में उसे सुस्ताना पड़ा। इस होटल का मालिक ग्लवेज जाना माना बदमाश था। दिखाने को तो वह कई जगह होटल, शराब खाने और जुआघर चलाता था, पर उसका असली काम सोने की खाने कुरेदने वालों का पता लगाना और उन पर हमला करके मौत के घाट उतार देना था। इस प्रकार उसने करोड़ों की डॉलर की कमाई की थी और सैकड़ों आदमी इस तरह खत्म किए थे कि उनकी लाश का पता भी न चले
और लोग यह तक पता न लगा सके कि आखिर उनका हुआ क्या। मार्टिन की पीठ पर लदे हुए सोने को उसने भांप लिया और अपनी पिस्तौल लेकर उसका पीछा करने लगा। ग्लवेज के बारे में मार्टिन ने सुन रखा था। अब उसे अपनी मौत की जीती जागती छाया अब तब दबोचती हुई दिखाई देने लगी। अब क्या हो सकता है, इस पर उसने बारीकी से सोचा और यह निर्णय लिया कि वह सामने वाली कातर यानी कबीले के लोगों के गांव में घुस पड़ेगा और उन्हें चकमा देकर किसी प्रकार अपनी जान बचावेगा। उसकी योजना फिट बैठी। शिकार के हाथ से जाता देखकर ग्लवेज ने गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर कबायली लोगों का पूरा गांव अपने हथियार लेकर आ डटा और चारों ओर से घेर कर उसका सिर काट लिया। इसी बीच अवसर पाकर मार्टिन भाग खड़ा हुआ, पर भागने के लिए आवश्यक था कि वह वजन हल्का करे और सोने का मोह छोड़े। निदान वह ऐसी झाड़ी में सोना छिपाकर अपने डेरे पर चल पड़ा जिसे ढूंढ सकना फिर कभी उसके लिए संभव नहीं हुआ। यद्यपि वह कई बार बड़ी तैयारी के साथ उस स्थान तक पहुंचने का प्रयत्न करता रहा। इसके बाद भी मार्टिन ने कई प्रयत्न किए, कई बार कुछ पाया भी, पर वह ऐसे ही किसी न किसी तरह से हाथ से निकल जाता रहा। निढाल होकर वह अमेरिका छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा बसा और वहीं किसी तरह दिन काटने लगा। उपरोक्त 4 खजानों की चर्चा पढ़कर हमें से कोई भी यह सोच सकता है कि ऐसा ही कोई दबा गड़ा खजाना हमारे हाथ लग जाता तो कितना अच्छा होता। सचमुच इस धरती के गर्भ में दबे हुए ऐसे खजानों की संख्या हजारों लाखों की संख्या में होगी, जिन्हें मनुष्य ने किसी प्रकार उपार्जित तो किया, पर वह उनका न तो उपयोग कर सका और न उपभोग। उसने उसे फिर कभी के लिए संग्रह किया और जरूरतमंदों की नजर से छिपाकर कहीं दबा छिपाकर रख दिया। जिस समय के लिए उसे संग्रह किया गया था वह आया ही नहीं और वह सारी दौड़ धूप जमीन के नीचे दबी रह गई। अब वह किसी के काम नहीं आ रही है। इससे पूर्व वह कम से कम किसी के काम तो आ रही थी। अब उसका काम एक ही है कि इस दिशा में सोचने वाले हर व्यक्ति के मन में मुफ्तखोरी का लालच उत्पन्न करे।